हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूनिट 4 पाइथन इंट्रोडक्शन। तो जितने भी टॉपिक्स देखो सिलेबस में आपके दिए गए, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पूरा प्रैक्टिकल में चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ में आए। एंड ऑलरेडी हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जो कि ये आपकी यूनिट जो थी ये सी लैंग्वेज पे बेस्ड थी, और ये आपका जो सब्जेक्ट है इसमें हमें दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना था, राइट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड में अच्छे से पढ़ लिया, प्रोग्राम सारी चीजें। अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, राइट। यूनिट 4 पाइथन इंट्रोडक्शन है, फिर नेक्स्ट यूनिट में भी हमें पाइथन के कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ने हैं। तो बाय द वे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए मैंने सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं, अच्छे से यहाँ पे आपको समझना है। और मैं आपको बताऊं ये जो सब्जेक्ट है ना, बहुत डिटेल आपको नहीं पढ़ना है कि आप हर एक चीज बहुत डेप्थ में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको जस्ट इसका ओवरव्यू आपको लेना है, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पे, ओके। क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ोगे ना तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही पढ़ने में मिनिमम 1 साल लगता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने में मिनिमम 1 साल लगता है। क्योंकि पाइथन अगर अच्छे से पढ़ते हो, मैं जॉब ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट ओरिएंटेड बात करो, आगे आप एआई इंजीनियर, एमएल कर सकते हो, राइट। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सब ये पाइथन का ही बेस होता है। बट यहाँ पे मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, जैसे सेमेस्टर एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स मतलब आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज लेक्चर को लाइक कर देना। काफी सारे लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते, भूल जाते हो, आई नो, बट प्लीज लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नोट्स का, इजी वाले नोट्स का, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिट 4, यूनिट का नाम है पाइथन इंट्रोडक्शन। मतलब हमें एकदम इंडिपेंडेंट चीजें हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड इंटरकनेक्टेड था क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। यूनिट फर्स्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यूनिट 4 ये आपका पाइथन पूरा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक से पूरा, ठीक है। सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे टॉपिक दिया है वाई पाइथन, राइट। यहाँ से दिया है बट मैं आपको पहले बताता हूँ ये है क्या एक्चुअली पाइथन, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे शुरू मतलब स्टार्टिंग के वन शॉट में बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सारी चीजें स्टार्टिंग से। आई होप सो आप देख रहे हो तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल पाइथन भी आपका, जैसे सी आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसी तरीके से पाइथन भी आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, राइट। तो पाइथन वही होता है। अब हमने देखा था सी जो होता है वो हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सिंपल ये भी वही होता है, हाई लेवल। देखो यहाँ पे लिखा भी है, चलो यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ते हैं। पाइथन आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है मैंने आपको बताया था। हाई लेवल मतलब ये बहुत ज्यादा इजी होता है। देखो अगर आप इसे कंपेयर करोगे सी लैंग्वेज से ना, तो पाइथन सी से भी बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज में क्या था, बहुत सारा मतलब वहां पे रूल फॉलो करना पड़ता है, राइट। जैसे आप वहां पे कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको सेमीकोलन लास्ट में लगाना पड़ता है, डेटा टाइप आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। लेकिन पाइथन में मतलब बहुत इजी होता है। यहाँ पे जस्ट जैसे सिंपल इंग्लिश आप लिखते हो ना, उसी तरीके से आपका ये हो रहा होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ठीक है, ओके। तो ये सब वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ना। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैसे हम यहाँ पे कोई भी चीज, जैसे सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं। अगर हमें वहां पे सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना था तो वहां पे हम क्या करते थे बताओ? सिंपल वहां पे हम हैज इंक्लूड stdio डॉट एच मेन फंक्शन बनाते थे। उसके अंदर कहीं जा करके फिर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर वहां पे लिख रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ करना ही नहीं है। इसी वजह से तो इसे इजी मतलब सिंटेक्स बोलते हैं। बहुत मतलब सिंटेक्स बहुत इसका इजी होता है। तो खाली बस आपको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन होता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ओपन करना है, राइट। अभी करके दिखाता हूँ। आपको लिखना है प्रिंट, और इसके अंदर जो कुछ भी आपको प्रिंट करना है प्रिंट हो जाएगा आपके कंसोल पे। तो देखो एक ही लाइन में आपका यहाँ पे मतलब कोड आप लिख रहे हो यहाँ पे, तो बहुत इजी होता है। तो ये चीज होता है बेसिकली। इतना समझ में आ गया कि पाइथन बेसिकली क्या होता है। देखो अगर हम बात करें और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज क्या था। सी लैंग्वेज बेसिकली आप बोल सकते हो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जहां पे कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है। ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन जो पाइथन होता है ये आपका इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मतलब इसके अंदर कंपाइलर नहीं होता, इसके अंदर इंटरप्रेटर होता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया था, सो बिल्कुल मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। तो पाइथन आपका क्या है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इसे रट रहे हो। लिख सकते हो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर होता है ना कि कंपाइलर, ओके।
तो यस ये हो गया। और अगर डिफरेंस की बात करोगे तो सी लैंग्वेज तो सी लैंग्वेज और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो पाइथन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सी इजी होता है, सिंटेक्स इसका इजी होता है, सिंपल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं पाइथन इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, रीजन क्या है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं मैं मुझे पाइथन आता है, मैं एआई कर रहा हूँ, मैं एमएल सीख रहा हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, डेटा एनालिटिक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब ये पाइथन पॉपुलर क्यों है, इसका रीजन समझते हैं। देखो अगर आपने सोचा है कि हमें इन फ्यूचर जा करके हमें एआई सीखना है, एआई इंजीनियर बनना है, राइट, और बोल सकते हो डेटा साइंटिस्ट आपको बनना है, डेटा साइंस का आप जॉब करना चाहते हो, डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, फील्ड की मैं बात करूँ जहाँ पे इन कैरियर बना सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में आपको जाना है, तो इन सब का जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो आपका पाइथन ही होता है। पहले आपको बेसिक चीजें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीखनी होती है। जैसे आपने सी लैंग्वेज का आपने सीखा वेरिएबल, डेटा टाइप, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, बेसिक बेसिक चीजें, एरे, ये सारी चीजें। उसी तरीके से पाइथन को भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसको सीखने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो एक बार पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख जाते हो तो इसके बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, राइट। लाइब्रेरी को आपको सीखना पड़ता है, फ्रेमवर्क बहुत सारे होते हैं वो सीखना पड़ता है, फिर आप जा करके कहीं आगे पाइथन में आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं। जो लोग बोलते हैं मैं एआई कर रहा हूँ, एमएल कर रहा हूँ, तो वो मेन तो उनका बेस जो होता है वो पाइथन ही होता है। अब इसी पाइथन को हम समझ करके एक बार अगर हम पाइथन को सीख जाते हैं तो बहुत सारा फ्रेमवर्क होता है, कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, राइट। टेंसर फ्लो, बहुत सारी चीजें, पाईटॉर्च, तो इन सारे फ्रेमवर्क को सीख करके हम क्या कर सकते हैं, एआई एमएल मतलब इन सारे फील्ड में जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम पहले तो पाइथन सीख रहे हैं अभी, ठीक है। तो पॉपुलर तो बहुत है, राइट, और इसमें बहुत सारा जॉब भी है। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रीजन समझते हैं जो एग्जाम में हम लिख पाए, राइट। ये तो एक्सप्लेन करने का हो गया, मैंने आपको बताया। तो पहला होता है इजी टू लर्न। जो पाइथन होता है ना, ये बहुत ज्यादा इजी होता है, मैंने आपको यहाँ पे लाइव दिखाई दिया। यही चीज अगर आपको प्रिंट, अभी मैं आपको बोलूँ हेलो वर्ल्ड आप प्रिंट करो सी लैंग्वेज में, करोगे वहां पे हैज इंक्लूड, फिर इंट मेन फंक्शन करोगे, लेकिन पाइथन में बस यही लाइन लिख दो, आपका प्रिंट हो जाएगा। अभी करते हैं लाइव, ठीक है। तो इजी टू लर्न होता है। और एक चीज इजी का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। जैसे सी लैंग्वेज की बात करें, अगर मैं आपको बोलूँ 2 नंबर को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10 लोगे, फिर इंट बी इज इक्वल टू 5 लोगे, फिर इसे कहीं ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप डेटा टाइप बता रहे हो। सी लैंग्वेज में करना पड़ेगा, वो उसका रोल है, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है बताने की, राइट। इंट है कि फ्लोट है, ये इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है, बोल सकते हो। मतलब थोड़ा एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो खुद ही समझ जाता है कि किस टाइप का आप डेटा वहां पे असाइन कर रहे हो। तो आपको ये चीजें नहीं बतानी पड़ती, इसी वजह से इसे इजी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ किया गया है, इंट फ्लोट ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बस ऐसे ही लिखो। यहाँ पे इंग्लिश की तरह सिंपल यहाँ पे लिखना होता है। हाँ, 2 नंबर को ऐड करना है, ए इज इक्वल टू 10 लेता हूँ। यहाँ पे सेमी कॉलन भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे सिंटेक्स आपको बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हो रिलैक्स्ड सिंटेक्स मिलता है। मतलब कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओ, ये तो ऐसा नहीं, राइट। तो ये चीज बेसिकली आपकी नहीं होगी। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो ए इज इक्वल टू 10 लिया गया, बी इज इक्वल टू 5 लिया गया, ए प्लस बी करके यहाँ पे बेसिकली प्रिंट के अंदर लिख दो, आपका दोनों का ऐड हो जाएगा, बस। तो इजी टू लर्न हमारे पास होता है, सब अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे है, पॉइंट जस्ट याद रखना, एग्जाम में फिर आप लिख पाओगे अपने लैंग्वेज में। लेस कोड मतलब यहाँ पे अभी मैंने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कोड जो हमें लिखना होता है बहुत लेस लिखना होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस। तो एक लाइन में देखो प्रिंट हो रहा है, इजी टू रीड। इसे पढ़ना ना, मतलब इसे जब हम कोड को हम पढ़ते हैं, पाइथन के कोड को पढ़ते हैं तो इजी होता है। जैसे सी लैंग्वेज में क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट हम लिखते थे, तो इफ कीवर्ड लिखोगे, फिर पैरेंथेसिस लिखोगे, फिर करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे थोड़ा सा देखोगे तो ये भी बुरा सिंटेक्स नहीं है, बट हाँ अपना अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा होता है। बट पाइथन में देखोगे तो कुछ इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। ये सब अभी हम आगे देखेंगे, राइट। तो इफ कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस बताने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिखो सिंपल। इसीलिए तो इसे कहते हैं कि ये इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जैसे हम इंग्लिश टाइप करते हैं लिखते हैं वैसे ही, बस, राइट। देखो कितना पढ़ने में ईजी लग रहा है, राइट। इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो प्रिंट कर देना, ये कोई करली ब्रेसेस का झमेला नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इजी टू रीड हो जाता है। और फोर्थ रीजन बात करें क्यों पॉपुलर है इतना, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज,
मैंने पहले ही आपको बताया, आगे अगर आपको AI ML डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स साइबर सिक्योरिटी इन सब में जाना है तो पाइथन मस्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ पाइथन से ही उन फील्ड में जा सकते हो, लेकिन जो मेन फाउंडेशन होता है वो पाइथन ही होता है, पाइथन से ही आपको जाना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारा इसमें लाइब्रेरीज हमें मिलता है। अब यूनिट 5 में ही हमारे पास 2 लाइब्रेरीज हमें पढ़ने हैं, नमपाई और मैटप्लॉटलिब। तो दोनों हम पढ़ रहे होंगे, तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है। देखो नमपाई दिया है, मैटप्लॉटलिब दिया है, पांडास भी यहाँ पे हमारे पास होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ये सब लाइब्रेरीज होते हैं जो हमारे काम को और आसान कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं। ओके, तो यस ये हो गया फोर्थ रीजन। अगर फिफ्थ रीजन की बात करोगे क्यों इतना पॉपुलर है, तो पाइथन बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया, AI डेटा साइंस वेब डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन ML साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये इन सब में पाइथन ही यूज हो रहा होता है, राइट। तो ये है बेसिकली, आपको आई थिंक समझ में आ गया कि पाइथन क्या होता है और ये क्यों पॉपुलर है। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है। ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि हाँ AI में है, तो बस आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो वहाँ पे आपको पेज भरने पड़ते हैं। अगर आपको देखो ये नहीं पता है कि आपको यूनिवर्सिटी में 32 पेजेस आपको कॉपी में मिलते हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको 32 पेज पूरे पूरे भरने पड़ते हैं। भरने पड़ते हैं इन द सेंस, ये नहीं कि कुछ भी लिख के चले आओ, बट हाँ रिलेवेंट होना चाहिए, अपने लैंग्वेज में लिखो, बट अच्छे से आपको लिखना होता है। तो ये सब डिटेल में आप फिर वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे, राइट। खाली पॉइंट थोड़ी ना लिख के चले आना है, राइट। तो यहाँ पे वही है, कहाँ कहाँ पाइथन यूज होता है थोड़ा डिटेल में लिखना है यहाँ पे, कहानी की जैसे, राइट। पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, देखो AI क्या होता है, AI से आप क्या समझते हैं। देखो जैसे सिंपल सी बात है, कोई कंप्यूटर कोई मशीन है, उसके अंदर हम कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड कर दे जो ह्यूमन की तरह वो बिहेव कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, उसके अंदर हमने कुछ ऐसा ऐसा डेवलप कर दिया, राइट, वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है, ह्यूमन की तरह सोच रहा है, समझ रहा है, ह्यूमन की तरह बोल रहा है, राइट, सुन रहा है, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। दैट इज इट, यही है, राइट। नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, वही लिखा हुआ है। तो जो लैंग्वेज को समझ सकता हो, राइट, चीजें देख सकता हो, तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये AI होता है। तो पाइथन AI में भी यूज होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया AI इंजीनियर आपको बनना है, सो यू नीड टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, देन फर्दर यू कैन लर्न राइट डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा, पाइथन हमारा डेटा साइंस में भी यूज होता है। अब डेटा साइंस का मतलब क्या होता है, राइट। डेटा साइंस मतलब कि जो हमारे पास डेटा होता है, जैसे आपका जो डेटा है, आप डिफरेंट डिफरेंट साइट पे, वेबसाइट पे अपना डेटा स्टोर किए हो, डालते हो, एंटर करते हो, तो आपका डेटा कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा होता है, राइट, और उसको प्रोसेस किया जा रहा होता है। तो ये सारा डेटा साइंस के अंदर आता है, राइट। तो आपका जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, आपके डेटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज कॉल्ड डेटा साइंस, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में पाइथन यूज होता है। फ्लिपकार्ट आप वेबसाइट यूज करते हो, अमेजॉन वेबसाइट यूज करते हो, जरूरी नहीं ये जो वेबसाइट है पाइथन में ही बनी हो। जावा, वेब डेवलपमेंट में जावा बहुत यूज होता है, आगे आप जावा भी पढ़ोगे, राइट। बट बहुत सारी वेबसाइट जो होती है वो पाइथन में भी बनती हैं, राइट। अब वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पहले सीखना होता है, फिर हमारे पास एक जैंगो फ्रेमवर्क होता है, वो हम सीखते हैं, तो फिर हम भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो यस, इसका लेकिन बेस क्या है, पाइथन ही है। तो कहने का मतलब पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है। देखो मैं ये सारी चीज क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे रटना थोड़ी है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है और बस पॉइंट हमें याद हो जाए। हाँ पाइथन AI में यूज होता है, डेटा साइंस में यूज होता है, डेवलपमेंट में यूज होता है, बस फिर हम एग्जाम में लिख पाएंगे, ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। पाइथन ऑटोमेशन में यूज होता है, और ऑटोमेशन का मतलब वही, कोई हमारे पास रिपीटेड टास्क है, उसको ऑटोमेट कर देना, राइट, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द AI। तो ये भी पाइथन की हेल्प से ही हो रहा होता है। ये हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। लास्ट में मैं फिर से आपको बोलूंगा, राइट, पाइथन बेसिकली आपका बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए। जिन्होंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक नहीं पढ़ी है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इजी टू रीड होता है, लेस कोड, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी, वही देखो लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं। आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई, अब हम जो भी
बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे सी लैंग्वेज हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हमें पढ़ना है। ओके देखो, और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ओके, जैसे सी लैंग्वेज जो होता था, सी एंड पाइथन, पाइथन, ओके, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो एग्जाम में, राइट। इससे पता चलेगा आपको डिटेल कॉन्सेप्ट पता है, राइट। अब जैसे सी लैंग्वेज जो था, सी लैंग्वेज आपका ये स्टैटिकली टाइप्ड होता है। अब इसका मतलब क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड। और पाइथन जो होता है ये आपका डायनेमिकली टाइप्ड होता है, डायनेमिकली टाइप्ड होता है। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब है कि आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसका टाइप बताना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, सी लैंग्वेज में हम क्या करते थे, मान अब हमने क्या बोला, स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब है कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसका टाइप बताओ। मतलब चलो ए वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, 10 यहाँ पे है, तो इसका आपको टाइप पहले बताना पड़ेगा। तो ये देखो बता तो रहे हैं यहाँ पे इंट इज इक्वल टू 10, ऐसे ही तो करते थे सी में। लेकिन पाइथन कहता है, क्योंकि पाइथन हमारा डायनेमिकली टाइप्ड होता है, ये कहता है कोई जरूरत नहीं है आपको बेसिकली डेटा टाइप बताने की, कुछ भी आपको नहीं करना, क्योंकि इजी टू सिंटेक्स होता है, सिंपल होता है, बस आप डिक्लेयर कर सकते हो, बस ये हो गया आपका डिक्लेयर, राइट। यहाँ पे देखो कोई भी हमने टाइप बताया क्या डेटा का, कि इंटीजर है या कुछ है, ये ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि हाँ इंटीजर वैल्यू। अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे तो वो स्ट्रिंग समझ लेगा, ठीक है। तो यही होता है डायनेमिकली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब 2 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो वेरिएबल क्या होता है, क्या फिर से आपको बताना पड़ेगा, सी लैंग्वेज में ही वेरिएबल डिटेल से मैंने आपको बताया था, बट फिर से देख लेते हैं। वेरिएबल मतलब कंटेनर जो कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है। अभी मैं आप बार बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे a इज इक्वल टू 10, तो ये a क्या है, a आपका वेरिएबल है जो क्या किया है, वैल्यू कंटेन किया है, राइट। ए इज अ कंटेनर, इज अ वेरिएबल, राइट, जो कंटेन कर रहा है कोई वैल्यू, ये 10 को ही, तो अगर हम ए को प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा, 10 ही प्रिंट होगा। तो ए क्या किया है, 10 को कंटेन किया है। तो बेसिकली यही होता है, और यही वेरिएबल बेसिकली हमारे मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। आई होप सो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट को ना, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, मैंने डिटेल में आपको ये पूरा बताया था। तो वेरिएबल एक नेम है, कंटेनर है, जो स्टोर करता है बेसिकली कोई ना कोई वैल्यू। ये देखो एज वेरिएबल यहाँ पे है, नेम वेरिएबल यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब यहाँ पे कोई भी इसका टाइप नहीं बताया गया है। चलो अब यहाँ पे आप बताओ, हाँ इसको थोड़ा सा बताना, ठीक है, कमेंट में प्लीज बताना। ओके, जैसे एज की वैल्यू हमारे पास 20 डिक्लेयर की गई, एज की वैल्यू हमारे पास 20 डिक्लेयर की गई, फिर एज की जो वैल्यू है वो 18 डिक्लेयर की गई, फिर एज की वैल्यू 32 डिक्लेयर की गई। अब मुझे फाइनल एज की वैल्यू बताओ क्या आएगा। लेक्चर पॉज करो, कमेंट करो क्या आएगा, जस्ट कॉन्सेप्ट आपको मुझे देखना है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो फाइनल एज की वैल्यू इस केस में क्या होगी, कमेंट कर दिया। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो फाइनल जो एज की वैल्यू होगी ना, वो होगी 32। अगर आपने 32 कमेंट किया, सो वेल एंड गुड, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रीजन भी आपको फिर पता होगा कि क्यों 32 आया। देखो ओके, ठीक है, देखो सिंपल सी, जैसे जैसे यहाँ पे एज की वैल्यू यहाँ पे 20 की गई, अब यहाँ पे एज की वैल्यू 18 की गई। क्या बताओ यहाँ इस केस में एज की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ऐसे बोलूं, एक सेकंड थोड़ा सा मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे एज की वैल्यू मैंने यहाँ पे किया 18 किया, और एज की वैल्यू हमने यहाँ पे 20 कर दिया। अब बताओ अगर मैं एज को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एज की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 18 प्रिंट होगी। क्यों, अब देखो यहाँ पे केस सेंसिटिव का बेसिकली यही मतलब है, यहाँ पे ये वाला जो एज है और ये वाला जो एज है दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी चीजें स्मॉल लेटर में, यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में है, तो ये एक अलग मेमोरी में स्टोर होगा, एक अलग मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये भी एज है तो ये भी एज है, तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर के 20 हो जाएगी। यही रीजन यहाँ पे भी है, यहाँ एज की वैल्यू 20 थी, और सेम एज जो वेरिएबल है यहाँ पे मतलब बोल सकते हो रीअसाइन किया गया है 32 में, फाइनल वैल्यू 32 होगी, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे पास होगा वेरिएबल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप, राइट। सो डेटा टाइप क्या होता है, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ आपको समझ के बस रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं है वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले। तो फिर अब ये जो इंटीजर बुलियन ये सारी चीजें हैं तो इसका क्या ही मतलब है, बट हाँ हमें पढ़ना है डेटा टाइप,
क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट यहाँ पे डेटा टाइप आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अ डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कंटेन, वही सी लैंग्वेज में चलते हैं। सी लैंग्वेज में क्या था, इंट इज इक्वल टू 10, ये देखो, तो यही तो था आपका डेटा टाइप, जो बता रहा है कि जो ए वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप की डेटा को कंटेन कर रहा है, राइट। बट यहाँ पे पाइथन हम पढ़ रहे हैं, तो पाइथन में हम ए इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, बट इतने डेटा टाइप यहाँ पे होते हैं पाइथन में जो हमें पढ़ने होते हैं। तो देखो इस तरीके से डायग्राम बनाना, बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट, दूसरा होता है दूसरा हमारे पास होता है कंटेनर्स, राइट। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग, नन एंड फ्लोट, ठीक। और कंटेनर्स की बात करें, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड यहाँ पे एक और होता है, सब बना लेना, ठीक है, सेट, राइट। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट, ये हमारे पास यहाँ पे होते हैं। अब वन बाय वन देख लेते हैं। प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप का मतलब है कि बेसिकली जो सिंपल और बेसिक वैल्यू को स्टोर कर रहा है, जैसे हमारे पास 10 हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, कोई फ्लोट वैल्यू हो गया, राइट। तो ये बेसिक वैल्यूज होती हैं, सिंपल वैल्यूज होती हैं जो सिर्फ हमें स्टोर करना है, राइट। तो हम प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप वहां पे पढ़ते हैं, राइट। तो पहला हमारे पास है इंटीजर। देखो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे हम पाइथन में a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, राइट, सेकंड, जब हम पाइथन में a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, ठीक है, डेटा टाइप हमने नहीं बताया है, लेकिन जब हम इसका टाइप चेक करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइप वहां पे कोड में हम चेक करते हैं। तो जब हम इसका टाइप चेक करेंगे ए का ना, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर ही प्रिंट होगा, इंटीजर ही प्रिंट होकर के आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर ही तो है। अब यहाँ पे मान लो 10.80 कर दे, अब ये फ्लोट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फ्लोट आएगा। तो यही होता है बेसिकली प्रिमिटिव टाइप्स, ओके। तो इंटीजर मतलब वही होल नंबर, राइट, जो बिना डेसिमल के। तो ये सब आई होप आपको समझ रहा है, बहुत समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक है। फ्लोट मतलब डेसिमल आपका हो जाएगा। बात करते हैं ये मतलब उतना आपको डिटेल में क्या ही, क्योंकि बहुत इजी है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, राइट। तो बुलियन मतलब जो वैल्यू आपका इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं बुलियन की, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया, ए की वैल्यू मैंने ट्रू कर दिया, तो ये जो ट्रू है, ये जो ट्रू है, स्मॉल में टी, राइट, दोनों अलग अलग है, राइट। तो पाइथन में बेसिकली आपका फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, इस तरीके से आपको इस तरीके से करते हैं, तो राइट। तो बुलियन रिप्रेजेंट ओनली टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये बुलियन मतलब हमारे पास डेटा टाइप होता है। फोर्थ हमारे पास होता है स्ट्रिंग। A string is text or collection of character, okay, like इस तरीके से, okay, डबल कोट के अंदर। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी होता है। सी लैंग्वेज में क्या था कि डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख दो, स्ट्रिंग हो जाता है। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख दो, आपका स्ट्रिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मल्टी मतलब लाइन्स मतलब हमारे पास स्ट्रिंग भी होता है, लाइक इस तरीके से 3 कोट लगाओ और 3 कोट लगाओ। अब इसके अंदर कितने भी बड़ा बड़ा आप स्ट्रिंग, पूरा पैराग्राफ, पूरा सेंटेंस ही आप लिख दो, राइट। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे हो रहा होता है, कोड में भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। फिफ्थ हमारे पास है नन टाइप। नन टाइप का मतलब है, जैसे देखो, ओके, देखो जैसे मान लेते 2 नंबर को हमें ऐड करना है, तो सम की वैल्यू मान लेते हैं हम नन कर देते हैं। सम की वैल्यू हमने नन कर दी, अब हमें 2 नंबर को ऐड करके इसका जो सम है, सम वेरिएबल में स्टोर करना है। तो a इक्वल टू 10 करते हैं, b इक्वल टू 5 करते हैं। अब सब में हम क्या करेंगे, a प्लस बी कर देंगे। तो नन का मतलब है, नन बस खाली इतना बताता है कि अभी जो सम की वैल्यू है वो नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकती है। मतलब ये किसी वैल्यू की अब्सेंस को बताता है कि हाँ अभी ये जो वैल्यू है ये अब्सेंट है, बाद में हो सकता है कि आगे कैलकुलेट और हो तो रहा है आगे कैलकुलेट, राइट। अब यही जो कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, सम में जाके स्टोर हो जाएगा, नन हट जाएगा यहाँ पे, राइट। मतलब सम के पास अभी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है। ये तो बहुत बेसिक डेटा टाइप था, ये ऑलरेडी हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था कुछ। ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए आओ इसे देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने शॉर्ट में बताया है, और ओके ओके ओके, फिर आगे इसका देखते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंटेनर, राइट। अब बात करिए जो लिस्ट है, राइट, और लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और एक आपका सेट होता है, ये
इन डिटेल आपका यूनिट 5 में है, आप देखोगे देन यूनिट 5 में आपका ये डिटेल में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट पे ऑपरेशंस आते हैं, सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने को आपको कोड लिखने होते हैं, तो वो सब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। बस अभी हमें यहाँ पे इन सबको एज अ डेटा टाइप यहाँ पे हमें पढ़ना है, राइट। बट डिटेल में यूनिट 5 में है, वहां पे हम पढ़ेंगे। तो कंटेनर मतलब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम बहुत सारी, जैसे प्रिमिटिव में क्या था कि हम सिंपल वैल्यूज वहां पे स्टोर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल वैल्यूज नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारा डेटा वैल्यू हमारे पास हो सकता है, तो इसे हम कंटेनर कहते हैं। मल्टीपल वैल्यूज एक साथ हम स्टोर कर रहे होते हैं। तो पहला हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट इज लाइक अ एरे, जैसे हम एरे में बहुत सारा डेटा स्टोर करते थे ना, उसी तरीके से हमारे पास लिस्ट होता है, ठीक है। तो यस, इस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे देखो डिक्लेयर करते हैं मार्क्स, यहाँ पे लिस्ट का नाम मार्क्स है, और इस तरीके से ये आपको एरे की तरह देखने में लगेगा, बट ये आपका एरे नहीं है, ये आपका लिस्ट होता है, ठीक है। बट होता उसी तरीके से है, बट इसे हम पाइथन में लिस्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाया गया, देख सकते हो लिस्ट किसका है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जैसे एरे में क्या था, हम सेम टाइप का जो है डेटा यहाँ पे रखेंगे, इंटीजर टाइप का ही रखेंगे, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप मिक्स रख सकते हो, ये देखो, राइट। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का डेटा भी लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। तो जब हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो सारा प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक। तो वही सेम चीज हमारे पास है। और जैसे हम एरे को अपडेट कर सकते थे, वैसे यहाँ पे भी इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स से ही हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको भी हम अपडेट कर सकते हैं, राइट। जैसे देखो इसको अपडेट कर दिया गया, ये 0 इंडेक्स पे है, फर्स्ट सेकंड पे है, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दी गई, तो फाइनल हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये लिस्ट आपका हो गया। डिटेल में डोंट वरी, डिस्कस करेंगे अच्छे से यूनिट 5 में, क्योंकि वहां पे डिटेल टॉपिक पढ़ना है मैं, ठीक है, दिया है सिलेबस में। फिर बात करें सेकंड, हमारे पास है टपल। टपल भी हमारा लिस्ट की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको डिक्लेयर करते हैं पैरेंथेसिस से। वहां पे क्या था, इसके अंदर डिक्लेयर करते थे, मतलब वैल्यू स्टोर करते थे, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरी चीज कि हम इसको अपडेट नहीं कर सकते, टपल कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके। जैसे हम वहां पे लिस्ट को अपडेट कर पा रहे थे इंडेक्स से वैल्यूज को, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका टपल। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है, नॉर्मल जब हम डिक्शनरी देखते हैं तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, इसको भी डिटेल में देखेंगे, बट अभी थोड़ा समझ लो। वर्ड मीनिंग, वर्ड होता है, वर्ड का मीनिंग होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम वैल्यूज को वर्ड मीनिंग के फॉर्मेट में डिक्शनरी में स्टोर कर रहे होते हैं। तो देखो एक हमने बनाया यहाँ पे, जैसे देखो चीजें बहुत रिलेटेड होती है। अब जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ लिया तो सेम कॉन्सेप्ट मिलता जुलता आप पाइथन में पढ़ोगे, आगे जावा पढ़ोगे तो सेम कॉन्सेप्ट आप जावा में थोड़ा बहुत मिलता जुलता आप पढ़ोगे, तो चीजें सेम ही रहती है, बट आपका सिंटैक्स चेंज होता है। तो जैसे आपने वहां पे पढ़ा था सी लैंग्वेज में, आपको याद होगा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सेम देखो वही है कि नहीं, सेम वही चीज है, बस हम डिक्शनरी कह रहे हैं, राइट। तो उसी फॉर्मेट में देखो यहाँ पे है, तो स्टूडेंट नाम का बेसिकली डिक्शनरी बनाया गया, इसका नेम ये है, एज ये है, मार्क्स इतना है, और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें नेम को एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल टॉपिक देखेंगे आगे, ठीक है। ओके, तो ये हमने डेटा टाइप देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ पे हम समझते हैं, ये प्रिंट फंक्शन क्या है, इनपुट फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, समझेंगे प्रिंट फंक्शन क्या करता है। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा, एक फंक्शन है, राइट। पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका यूज करके बेसिकली हम कोई भी डेटा, कोई भी मैसेज कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं, ये देखो, ठीक। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, प्रिंट 2020 प्रिंट कर देगा, तो बस प्रिंट यही करेगा, राइट। और दूसरा हमारे पास फंक्शन है इनपुट फंक्शन। अब ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन भी हमारा बिल्ट इन पाइथन का एक फंक्शन ही होता है, राइट। प्रिंट की तरह ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इसे यूज करते हैं, राइट। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, कोई भी वैल्यू, कुछ भी चीजें, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे नेम हमें मान लेते हैं यूजर से चाहिए, तो हम इनपुट फंक्शन के अंदर लिखेंगे एंटर योर नेम, बस वो अपना नेम वहां पे कंसोल पे एंटर कर पाएगा और वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा नेम में। और ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट चीज, इनपुट के अंदर जो भी यूजर एंटर करेगा, मान लो आपने बोला यूजर से एंटर योर नंबर, एंटर योर रोल नंबर, अब वो डिजिट एंटर करेगा 101, बट ये आपका नंबर नहीं है, राइट। ये आपको देखने में लगेगा ये नंबर है, बट एक्चुअल ये जो इनपुट में आ रहा होता है ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एवरीथिंग
इन इनपुट इज अ स्ट्रिंग। तो आपको इस स्ट्रिंग को बेसिकली नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स करना पड़ता है। तो अब ये पार्सिंग का भी हम आगे सब देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हो रहा होता है, तो समझ के रखो। इनपुट हमारा एक बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन होता है जो क्या करता है कि यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। नो नीड टू लर्न लाइन बाय लाइन, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, हाउ टू टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर इन इनपुट। वही मैंने अभी जस्ट अभी जो पीछे बताया वही यहाँ पे है। जैसे मान लो आप नंबर इनपुट करोगे तो क्या करोगे, इतना अगर आप करते हो, जैसे मान लो ये नहीं है, तो यहाँ पे ये जो एज एंटर करेगा 22, तो ये आपका स्ट्रिंग है, राइट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर में, तो आप इसे क्या करोगे, टाइप कास्ट करोगे, राइट। ये देखो इंटीजर पार्स किया जा रहा है, तो ये फाइनल जो एज में वैल्यू आएगी अब आपको इंटीजर में मिलेगी, ठीक है। अब जल्दी से आओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 नंबर यूजर से इनपुट लेते हैं, थोड़ा सा ओवरऑल यहाँ पे आई मीन टू से कि थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया, थोड़ा और प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो अब चलो यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। सिंपल अगेन, जैसे सी प्रोग्राम जो भी हमने रन किया था, हमने समझा था, ऑनलाइन कंपाइलर हमने यूज किया था, उसी तरीके से यहाँ पे सिंपल सर्च करना है पाइथन प्रोग्राम रन ऑनलाइन। आप चाहो कोई सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, VS कोड, इसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, डाउनलोड करके आप कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं ऑनलाइन यूज करूंगा जिससे चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, तो सब हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो डिफरेंट ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही देख रहे हो, तो मैं ये पाइथन वाला चूज किया हूँ, राइट। तो ये पाइथन ओपन हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे देख लेता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे सीखा था, यहाँ पे देखो कमेंट होता है, ये जो डबल स्लैश से लिखते हैं, पाइथन इंट्रोडक्शन। एक बार रिफ्रेश करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता था, सी लैंग्वेज में हम इस तरीके से क्या करते थे, पाइथन इंट्रोडक्शन, इस तरीके से हम वहां पे क्या करते थे, कमेंट करते थे, राइट। कमेंट लिखते थे, रन कर दोगे तो ये एरर देगा। इस तरीके से यहाँ पे हम पाइथन में कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हैज करते हैं, हैज सिंबल से कमेंट करते हैं, राइट। हैज कर दिया तो ये देखो डार्क हो गया, मतलब ये चीजें आपकी इंटरप्रिट नहीं होगी, राइट। तो पाइथन इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है, प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम कुछ भी लिख दें, राइट, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड, बस रन कर देते हैं। रन कर दोगे, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब बताओ सी लैंग्वेज में ही आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, देखो कितना लाइन वहां पे लिखते थे, हैज इंक्लूड, याद होगा आपको, ठीक है, इंट मेन, चीजें अलग अलग स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसीलिए स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा समझा कि हाँ पाइथन सिंटेक्स में बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है, ठीक है। तो यही है, देखो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो गया, इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करोगे आपका प्रिंट हो जाएगा। चलो जो हमें यहाँ पे टास्क यहाँ पे समझना है, हमें 2 नंबर क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, उसका सम हमें ऐड करना और प्रिंट करना है, ठीक है। तो 2 नंबर हम इनपुट ऐसे भी ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 10 कर दिया, b इज इक्वल टू 50 कर दिया, राइट। और यहाँ पे देखो प्रिंट कर देंगे a प्लस b, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60, देखो प्रिंट होकर के आ जाएगा। अगर उस तरीके से जैसे वहां पे करते थे, सम इस तरीके से करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। देखो सम इज 60 यहाँ पे प्रिंट होकर के, और अच्छे से कर सकते हो, सम इज 60 यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया, तो ऐसे कर सकते हैं। बट हमें यूजर से इनपुट लेना है, राइट, यूजर से इनपुट लेना है। तो चलो ए की वैल्यू यहाँ पे इनपुट लेते हैं यूजर से। तो यूजर यहाँ पे इनपुट देगा, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट, फर्स्ट नंबर यूजर इनपुट करेगा, और सेकंड नंबर भी यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एंटर सेकंड नंबर, बी में स्टोर कर लेंगे और इसे प्रिंट कर देंगे। अभी एक प्रॉब्लम आएगी, वो आपको बताना है कि क्या आएगी, राइट। सम इज, जो भी सम होगा उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे a प्लस बी में, मतलब a प्लस बी करके प्रिंट कर लेंगे। तो अब बताओ यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, सेकंड नंबर एंटर करेगा, आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको बताऊं आउटपुट क्या आने वाला है। चलो बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एंटर किया, राइट, फर्स्ट नंबर एंटर किया यहाँ पे 10, सेकंड नंबर एंटर किया यहाँ पे 20, तो हमारे पास जो आंसर अभी जो आएगा ना वो 10 एंड 20 इस तरीके से हमारे पास आ रहा होगा, राइट। चलो और दिखाता हूँ पहले इसको,
कमेंट कर देते हैं, ठीक है। रन करते हैं, हमसे फर्स्ट नंबर पूछेगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैंने 10 एंटर कर दिया, मैंने 20 एंटर कर दिया। सम इज 10 एंड 10 20 इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या ये दो नंबर का सम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि कोई भी यहाँ पे चीज आप इनपुट में लोगे वो स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे 10 आपका स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को यहाँ पे मर्ज कर दिया इसने, राइट। और उसके अकॉर्डिंग ये सही है, बट हमें इसका सम करना है, ना कि ये सब, ठीक है। हम चाहते हैं 10 + 20 हो 30 आए, या जो भी सम होता हो डिजिट का। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आपको कुछ करना पड़ेगा, टाइप कास्ट बोल रहे हैं, पार्स करना पड़ेगा इंटीजर में। तो ये देखो, अब आपका बेसिकली जो ए एंड बी में आपका वैल्यू जाएगा वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में, फिर उसका सम प्रिंट हो जाएगा। चलो अगेन रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, रिजल्ट इज 30। ये देखो, बस। अब मान लो आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको फ्लोट करना पड़ेगा। क्या क्या दिक्कत है? फ्लोट करना पड़ेगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है दो नंबर का सम। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया, जैसे a = 10 कर दिया। अब हमें मान लो इसका टाइप चेक करना हुआ कि एक्चुअली इसका टाइप क्या है, a का डेटा टाइप क्या है, कैसे हम प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास देखो एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ का, राइट। टाइप, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ। टाइप ऑफ, आई थिंक टाइप ऑफ। रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर बेसिकली ये आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ, ये जो सिंटेक्स मैंने लिखा टाइप ऑफ ना, ये जावा स्क्रिप्ट में काम करता है। जावा स्क्रिप्ट में टाइप ऑफ फंक्शन होता है, बट यहाँ पे टाइप खाली आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो किसी का टाइप चेक करना है, बेसिकली टाइप और ब्रैकेट के अंदर जिसका टाइप चेक करना है, अब आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, बेसिकली ए का टाइप क्या है? इंटीजर है, राइट। ऐसे आओ करते हैं। बी इज इक्वल टू, अगर मान लो मैंने 32 पॉइंट समथिंग कुछ भी यहाँ पे कर दिया, और अब चेक करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का टाइप। बी का चेक करते हैं, बी का टाइप यहाँ पे फ्लोट आएगा, देखो फ्लोट आ रहा है, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं, और यहाँ पे सी का टाइप चेक करते हैं कि सी का टाइप यहाँ पे क्या होगा। स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा, देखो str मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे है। ऐसे जितने टाइप मैंने वहां पे आपको बताया ना, डेटा टाइप, ऐसे आपको रन करके चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, आओ डी का यहाँ पे टाइप देखते हैं। डी कर दिया, और देखो यहाँ पे बुल आ रहा है, मतलब बुलियन वैल्यूज आपका ये है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइप को भी चेक, तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे हम सबका टाइप चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चलो समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ऑपरेटर, राइट। देखो, व्हाट इज ऑपरेटर, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से पढ़ो, और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तब आप ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। ऑपरेटर क्या होता है? जैसे दो नंबर को हम ऐड कर रहे थे, a + b, तो इसे हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट सब आपका वही सी लैंग्वेज वाला ही है, इसे भी ऑपरेंड बोलते हैं। ये आपका ऑपरेटर होता है। बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। ऑपरेटर एक सिंबल है, राइट, जिससे कोई हम ऑपरेशन वैल्यूज पे परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे ये देखो दो नंबर है, ये हमारा प्लस ऑपरेटर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, इसमें भी जैसे सी लैंग्वेज में था, तो इसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास है। एरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। और इसमें एक्स्ट्रा की बात करें, फ्लोर डिवीजन यहाँ पे होता है, राइट। और पावर, ये एक्सपोनेंशिएशन वाला हमारे पास होता है। इनके आगे सबका एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें तो सी लैंग्वेज में हमने देखा था। फ्लोर डिवीजन यहाँ पे नया है, तो ये क्या करता है बेसिकली, ये बोल सकते हो बेसिकली, देखो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जैसे 10 हमारे पास है, राइट, इसको 3 से डिवाइड करेगा, राइट। 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, राइट। तो फ्लोर वैल्यूज जो होती है वो यहाँ पे निकाला जाता है, राइट, प्रिंट करता है। और एक्सपोनेंशिएशन की बात करोगे, ये पावर में जो होता है, जैसे यहाँ पे 2 डबल स्टार एंड 3, तो इसका मतलब यही है, राइट। तो 8 वो यहाँ पे किया गया है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, फ्लोर वैल्यू प्रिंट करता है, राइट, जो टॉप की जो वैल्यूज होती हैं। ओके, एक तो जैसे हमारे पास होता है, जैसे 1 पॉइंट, समझा रहा हूँ आपको, 1.12 है, राइट। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो इसे आप 1 लिख सकते हो, है कि नहीं। अगर 1.1, ओके, अगर हमारे पास 1.97 है तो इसे राउंड ऑफ करके आप 2 लिख सकते हो। तो यही होता है फ्लोर मतलब ये, और जैसे सीलिंग ऐसे मतलब यहाँ पे बोल रहे होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीजें आपकी होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर में। दूसरा हमारे पास होता है रिलेशनल ऑपरेटर, और यू कैन से कंपैरिजन ऑपरेटर। सिंपल, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू,
राइट, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो सी लैंग्वेज में भी सारे ऑपरेटर्स थे, वही सेम ऑपरेटर्स यहाँ पे भी हैं। तो यही होता है, राइट। बस कॉन्सेप्ट बदलता है। मैंने गलत बोल दिया, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है, सिंटेक्स बदलता है, राइट। तो वही सारी चीज़। अब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्या सारे ऑपरेटर बदल जाएंगे? यही सारे ऑपरेटर रहेंगे, मे बी वहाँ पे कोई और नया ऑपरेटर आपको मिल जाए, बस बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, राइट। इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको तो मैंने आपको उसमें बताया ही था सी लैंग्वेज में, यहाँ भी बता देते हैं। सिंगल इक्वल में और डबल इक्वल में। सिंगल इक्वल क्या करता है, ये आपका सिंगल इक्वल क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, ए इज इक्वल टू 10। तो ये सिंगल इक्वल ही है, मतलब इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका बस काम इतना होता है, जो भी वैल्यू है इसको असाइन कर दो किसी वेरिएबल में, बस। अब ये क्या करता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, जो दो वैल्यू को चेक कर रहा होता है। जैसे 10 क्या इक्वल है 10 से, हाँ इक्वल है इस केस में, तो ट्रू प्रिंट कर देगा। क्या 20 इक्वल है 10 से, नहीं तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो यही हमारे पास लिखा होगा, देखो असाइन करता है और ये दो वैल्यू को चेक करता है, इक्वालिटी चेक करता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉट होता है। जैसे सी लैंग्वेज में आपने देखा था, लॉजिकल एंड को हम इस तरीके से लिखते थे, लॉजिकल और को ये पाइप का सिंबल इस तरीके से होता है लिखते थे, और लॉजिकल नॉट को कुछ इस तरीके से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हम ये सिंबल यूज नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर आपका ये होता है इंग्लिश की तरह। तो यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं साफ साफ, एंड लिख देते हैं, राइट। कीबोर्ड से मतलब टाइप कर देते हैं पूरा वर्ड ही, राइट, एंड और नॉट ऐसे। तो ये होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तब एंड ऑपरेटर क्या करता है, देखो सिंपल, जो बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस को क्या करता है, चेक कर रहा होता है। तो एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, जब आपका दोनों कंडीशन आपका ट्रू होता है तभी रिजल्ट आपका ट्रू प्रिंट होता है, राइट। दोनों रिजल्ट यहाँ पे ट्रू होने चाहिए। जैसे क्या एज की वैल्यू 20 है, क्या एज की वैल्यू 18 से ग्रेटर है, यस, पहला कंडीशन टी है मतलब ट्रू है। क्या एज की वैल्यू लेस देन 60 है, हाँ 60 से तो छोटा है, तो ये भी टी है मतलब ट्रू है। तो दोनों वैल्यू क्या हुई, ट्रू है। तो फाइनल रिजल्ट प्रिंट जो हो रहा है ना यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, दैट्स इट। और क्या, और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो आपका वहां पे क्या होगा, रिजल्ट ट्रू प्रिंट होगा। यहाँ पे दोनों नहीं जरूरी है, यहाँ पे एक अगर ट्रू हो गया दूसरा गलत हो सही हो, प्रिंट आपका ट्रू ही होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है एज 20 है, तो देखो एज की वैल्यू क्या 18 से मतलब लेस है, नहीं, पहला फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा चेक करो, क्या एज की वैल्यू 60 से ग्रेटर है, तो एज की वैल्यू यहाँ पे 60 से ग्रेटर नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट आपका फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो फाइनल हमारा ट्रू प्रिंट हो जाता, क्योंकि मिनिमम एक यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। नॉट ऑपरेटर की बात करें, जस्ट ये क्या करता है, फ्लिप कर देता है वैल्यूज को, बस। एक्स की वैल्यू यहाँ पे ट्रू असाइन किया गया, एक्स में देखो यहाँ पे ट्रू असाइन किया गया। अगर आप नॉट एक्स कर दोगे इस तरीके से, अब यहाँ पे प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये तो हमने ऑलरेडी देखा, जो असाइन करता है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू। जैसे कभी आपने देखा होगा, देखो एक तरीका तो ये होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जैसे ए की वैल्यू 10 हमने कर दिया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए में आप 5 ऐड कर दीजिए, जो ए की वैल्यू असाइन किया इसमें 5 और ऐड कर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, पहला तरीका जो आप यूज करोगे, हो सकता है आप ऐसे करो, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 ऐसे करो, ये भी सही है। हो सकता है दूसरा तरीका ये आपका होता है, हम इस तरीके से ज्यादातर करते हैं, राइट, ए प्लस इक्वल 5। ये जो आपने लिखा ना, ये आपका यही है, राइट। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं और ऐसे ही करते हैं। ये वही सेम चीज हमारे पास है, प्लस इक्वल टू, राइट, उसका मतलब वही है। इसे मतलब सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी इस तरीके से हमारे पास होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, देख लेते हैं। These are used to check whether a value exists inside a collection. बेसिकली ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ना, इसका हम यूज आगे करेंगे यूनिट 5 में, जब हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट ये सारा पढ़ रहे हो, क्योंकि ये कलेक्शन में आपका यूज होता है। जैसे हमारे पास एक लिस्ट मान लेते हैं, मार्क्स है, ये देखो यहाँ पे है, तो जैसे हमारे पास एक नंबर, हमारे पास एक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें चेक करना हुआ क्या इस लिस्ट में 20 है, 30 है, 10 है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे,
हम अपना लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास ऑपरेटर दिया गया है इन ऑपरेटर, इनसे हम चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू किसी में है या नहीं। तो ये देखो 20 इन नंबर अगर होता है तो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेगा। नॉट इन भी ऐसे होता है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम हमारे पास है, राइट। अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है क्या ए कैरेक्टर इसमें है, ये देखो ए इन नेम, तो यस है उसमें, तो ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे चलो समझते हैं, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, आओ देखते हैं। देखो तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग कहते हैं। डिटेल में मैंने आपको सी लैंग्वेज में बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कंट्रोल फ्लो मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंपल सी बात है, a इज इक्वल टू 10 किया, b इज इक्वल टू 10 किया, फिर a प्लस बी प्रिंट किया, तो ऊपर से ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ऊपर से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो हमें इस पॉइंट पे कोई कंडीशन लगाना हुआ या हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, राइट। उसे हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत, यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में दिया है, इफ एल्स होता है, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, तो ये सब हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं। आओ देख लेते हैं। पहला हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कैसे करते हैं, सी लैंग्वेज में क्या करते थे, इफ कीवर्ड लिखते थे, पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस, ये। लेकिन पाइथन में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, इफ कीवर्ड लगाना, नो पैरेंथेसिस, राइट। जस्ट इसके आगे आप कंडीशन डायरेक्ट बता दीजिए, कंडीशन लिख दीजिए, और कंडीशन बताने के बाद तुरंत आपको ये कॉलन लगा देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये चीज आपको लगानी पड़ेगी। कंडीशन लगाते ही आप ये कॉलन लगा दीजिए, इसके बाद आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपका पाइथन में होता है इंडेंटेशन। सी लैंग्वेज में क्या था, राइट, आप कोई भी चीज, जैसे इफ आप करते थे, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आप ये करली ब्रेसेस ओपन कर रहे हो, ये करली ब्रेसेस बताता है कि अब आपका कोड यहाँ पे आप लिख सकते हो, मतलब यहाँ से कोड अब आपका स्टार्ट होगा, राइट। इस करली ब्रेसेस के अंदर मतलब कि बॉडी आपकी स्टार्ट होती है और बॉडी यहाँ पे क्लोज होती है। लेकिन पाइथन में कोई करली ब्रेसेस मतलब ये सारी चीजें हम मतलब लिखते ही नहीं है, राइट। तो क्या हम करते हैं, यहाँ पे इंडेंटेशन हम मेंटेन करते हैं। इंडेंटेशन का मतलब है ना, कोड का फॉर्मेट बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक चीज हो सकता है कि आप कोई चीज लिख रहे हो, मतलब लेफ्ट टू राइट आप लिख रहे हो, पूरा ऐसे लिखते चले जा रहे हो, अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखे फिर यहाँ से स्टार्ट करें, थोड़ा अच्छा अपीलिंग लगता है, राइट। कोड के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा और इसे ही इंडेंटेशन कहते हैं। जैसे आप इफ कीवर्ड लिखोगे, अभी कोड में मैं आपको बताऊंगा, कंडीशन आप बताओगे, फिर ये लिखोगे, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। आप ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, यहाँ से शुरू कर दोगे तो मतलब आपने बॉडी स्टार्ट की ही नहीं, राइट। ये जो आपने इतना स्पेस दिया ना, ये यही बता रहा है कि आप करली ब्रेसेस लगाए हो, यहाँ पे बस लिख नहीं रहे हो, बट मीन आपका वही है कि स्पेस देने का मतलब है यहाँ से अब आपकी इफ की बॉडी स्टार्ट होगी, तो स्टेटमेंट स्पेस दे करके आपको लिखना है, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, वही किया गया है, एज की वैल्यू ये किया गया, कंडीशन बताया गया, कॉलन लगाया गया। यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया गया, क्योंकि इफ के अंदर लिखना है ना, तो इफ के अंदर लिखना है, थोड़ा सा स्पेस दे करके ऐसे करना पड़ेगा। तो ये तो इफ स्टेटमेंट देख लिया। इफ स्टेटमेंट है तो इफ एल्स भी यहाँ पे है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये वही किया गया। क्या देखो यहाँ मार्क्स की जो वैल्यू है, मार्क्स वैल्यू 30 है, तो क्या मार्क्स की वैल्यू 40 से ग्रेटर है, 30 इज ग्रेटर देन 40, नो, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है इफ एलिफ एल्स। इफ एलिफ एल्स का मतलब होता है, जैसे हमने सी लैंग्वेज में इफ एल्स बहुत सारा मतलब वहां पे देखा था, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए। उसी तरीके से पाइथन में हम मल्टीपल कंडीशंस इफ एल्स स्टेटमेंट से लगा सकते हैं, इफ एलिफ से ऐसे इस तरीके से कुछ। देखो जैसे बहुत सारा हमारे पास कंडीशन है, मार्क्स की वैल्यू 75 है, पहला कंडीशन है क्या मार्क्स की वैल्यू 90 से ग्रेटर है, राइट, तो ये प्रिंट कर देना। एलिफ का मतलब है एल्स इफ, वही शॉर्ट फॉर्म में, राइट। एलिफ आपको लिखना है मार्क्स, ये दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। डोंट वरी, अभी हम इसे कोड में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर लूप। अब लूप क्या करता है, लूप हमारा कोई भी
टास्क है, कोई भी कोड है जिसे हमें बार बार प्रिंट करना है, कोई भी स्टेटमेंट जो हमें बार बार प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लूप यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में हमने देखा था। अभी मैं बोलूँ आपको पाइथन में 1 से लेकर के 100 तक आपको नंबर्स को प्रिंट करना है, तो क्या आप ऐसे करोगे, क्या आप ऐसे करने जाओगे, यहाँ पे प्रिंट 1, चलो 1 प्रिंट हो गया, फिर ऐसे करोगे 2 प्रिंट हो, क्या ऐसे करोगे, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लूप यूज कर लोगे। तो बस यही होता है, किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने का काम करता है लूप। इसमें हमारे पास पहला है फॉर लूप। फॉर लूप का ये सब प्लीज आपके पास नोट्स रहेगा पढ़ना, नो नीड टू यू नो रेक्टिफिकेशन, आपको मतलब रटना नहीं है यहाँ पे, बस कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आपको लिखना है। तो इसका सिंटेक्स कुछ ये होता है, आपको फॉर कीवर्ड लिखना होता है, फॉर कीवर्ड लिखो, फिर आई। अब जैसे वहाँ पे हम करते थे राइट, सी लैंग्वेज में फॉर, फिर इसके अंदर इनिशलाइज करते थे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती थी, ऐसा कुछ राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो बट थोड़ा सा इजी है। यहाँ पे फॉर लिखना, आई यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया गया, आई की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 ये सब नहीं बताने की जरूरत है, इनिशियली आई की वैल्यू 0 ही होगी, आपको परेशान नहीं होना है, वो सब ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो फॉर आई इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर राइट। तो इन रेंज 5, मतलब ये रेंज 5 का मतलब है कि आई की जो वैल्यू है ना, ये 5 टाइम्स चलेगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 4 तक चलेगा राइट, 0 1 2 3 4, ये देखो प्रिंट कर रहा है आई को। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर मान लो हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना हुआ, हमें 1 से 2 से 3 से स्टार्ट करना है, तो उसका भी सोल्यूशन है, रेंज फंक्शन के अंदर हम कर सकते हैं फॉर आई राइट, इन रेंज, ऐसे हम करेंगे, सिंटेक्स होता है। अब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 6 तक जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5, ये देखो ये एक्सक्लूड होता है, 6 तक नहीं जाएगी। 6 मतलब कहने का मतलब है 6 प्रिंट नहीं होगा, बट 6 अगर यहाँ पे आप 6 लिखते हो तो मतलब आपका 5 तक प्रिंट होगा राइट, यहाँ 5 लिखते हो तो मतलब 4 तक प्रिंट होगा, ऐसा कहने का मतलब है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया। सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, सेम काम करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये भी वही करता है, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहता है तब तक वाइल आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। तो वाइल लिखना, यहाँ पे सिंपल वाइल कीवर्ड लिखना है, देन कंडीशन बताना है, और ये सेमी कॉलन आपको लगाना है। यहाँ पे भी ध्यान, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन यहाँ पे भी लगेगा, ये भूल जाओगे तो एरर आएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, कैसे हम कोड लिख रहे होंगे। तो वाइल देन कंडीशन देन कॉलन, देन इसके अंदर स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट करना है। देखो आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज किया गया, आई की वैल्यू जब तक 5 नहीं हो जाती तब तक आई को प्रिंट करते रहिए और आई को अपडेट करते रहिए। तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये सब प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं, डिफरेंस देख लो दोनों में क्या होता है। फॉर एंड वाइल लूप में, फॉर लूप क्या करता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन जब हमें पता होता है कि कोई भी चीज कितनी बार चलने वाली है, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं, क्योंकि रेंज के अंदर हम बताते हैं कितनी बार वो आपका एग्जीक्यूट करना है। तो जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन नोन होगा, पता होगा, तब हम फॉर लूप यूज करेंगे, नहीं पता होगा वाइल लूप यूज करेंगे। और ये रेंज फंक्शन के अंदर करते हैं, यहाँ पे कंडीशन डायरेक्ट हम बता रहे होते हैं राइट। तो ये सब देख ही लिया हमने एग्जाम्पल, तो वो सब आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। बट इसको समझने से पहले चलो ये जो भी हमने यहाँ पे समझा राइट, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर हो गया, ओके, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट लूप, ये सब और जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब चलो यहाँ पे समझते हैं। तो ये सब यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये कमेंट में मैं लिखता हूँ पाइथन ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर का यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देखा था ये सब, बट आप बाय द वे आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू 10 की, ए की वैल्यू 10 किया गया, बी की वैल्यू 5 किया गया। अब करोगे क्या, यहाँ पे सेमी कॉलन इंपॉर्टेंट नहीं है राइट, प्रिंट ए प्लस बी कर दोगे राइट। अब ऐसे यहाँ पे क्या करना है, सब चेक कर लेना है, सब्ट्रैक्शन, देन यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, देन यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे आपका मॉडुलस हो जाएगा, और क्या क्या था, फ्लोर डिवीजन था, यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन था, डबल स्टार था। ये देखो रन कर दो, सारी सारी चीज़ें प्रिंट होकर के आ जाएगी। अब इसे आप देख सकते हो राइट। तो यस, ये हमारा सारा ऑपरेटर हो गया। ऐसा आप रिलेशनल ऑपरेटर सारी चीज़ें देख सकते हो। हम समझते हैं जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय द वे मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, वो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई बस आप कोड में एक बार उसे टाइप करके देखिए, हाँ चीज़ें वैसे काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ से मैं आपको प्रोग्राम वाइज समझाता हूँ। तो चलो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं। हम यूजर से क्या करते हैं, उसकी एज इनपुट लेते हैं, उसके एज के बेसिस पे हम बताते हैं क्या वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं, बस इतना ही प्रोग्राम है। चलो एज इनपुट लेते हैं, एज इनपुट, एंटर योर एज। वो क्या करेगा, अपनी एज एंटर करेगा, उसका एज स्ट्रिंग में आएगा, उसको पार्स करना पड़ता है, ये सब मैंने बताया अभी आपको पहले ही, राइट। तो ये देखो एज आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, एज मान लेते हैं उसने 20 एंटर किया। इफ कीवर्ड का यूज करेंगे, कंडीशन बताएंगे। कंडीशन अगर जो एज है अगर ग्रेटर देन या इक्वल होता है 18 के, ये जरूर लगाना है, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, फॉर वोट, ठीक है। ये देखो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर, चलो पहले इफ का ही मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, रन कर दिया, हमसे एज पूछेगा, एज हमारा यहाँ पे 22 है। तो देखो कंडीशन, देखो रन कर देते हैं, तो आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एज यहाँ पे आया 22 इज ग्रेटर देन 18, यस, हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अगर जो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे इतना स्पेस क्यों आ गया, इंडेंटेशन, मतलब वही कि इफ की बॉडी के अंदर अगर आप इस तरीके से कर दो तो आपका बेसिकली यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। आपको यहाँ पे मेंटेन करना ही पड़ेगा इंडेंटेशन, आपको एक स्पेस देना ही पड़ेगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा, एंटर योर एज। अगर मैं यहाँ पे 17 कर दूं, चलो इस बार 17 करता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा बताओ, 17 कर रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं और ये चीज एग्जीक्यूट हुई नहीं। अब आपका यहाँ पे इसके बाद कुछ आपने प्रिंट किया ही नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा। अब चलो यहाँ पे समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे ना एल्स भी आप लगा सकते हो, राइट। एल्स भी आप इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। तो ओके सही है, राइट। प्रिंट एंड यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, मतलब आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। बताओ इसमें भी रन करूंगा तो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, एरर आएगा, प्रॉब्लम आएगी, राइट। ये बता रहा है कि एल्स के आगे आपने ये कॉलन नहीं लगाया है, तो सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एज हमसे पूछेगा, एज 25 एंटर करते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर वोट आएगा। अगर एज की वैल्यू मैंने माइनर एंटर कर दिया 13, तो बताएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो देखो कितना सिंपल प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। तो हम ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो आओ इसे यहाँ पे देखते हैं और ये सब हटा देते हैं, ठीक है। तो मार्क्स की वैल्यू हमने यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, मार्क्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 94 कर लिया, ठीक है। तो इफ कंडीशन, राइट, अगर मार्क्स की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन होता है किसके, अगर ग्रेटर देन होता है 90 के, तो यहाँ से हम प्रिंट करेंगे ग्रेड ए, ग्रेड ए प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे मैं लगाने वाला हूं, ओके, एलिफ, राइट, इसके अंदर एलिफ और कंडीशन बताना है। अगर जो मार्क्स की जो वैल्यू है, राइट, अगर जो मार्क्स की जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन होता है किसके, 60 के, राइट, 60 के ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ से हम प्रिंट करेंगे ग्रेड बी। और ऐसे हम बहुत सारा कंडीशन और भी लगा सकते हैं, ठीक है, और भी यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। मार्क्स इज ग्रेटर देन, अगर मान लो 30 इतना मार्क्स कैसे कम हो सकता है, 40 ग्रेड अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रिंट कर देंगे ग्रेड सी, ग्रेड सी, ऐसे लास्ट में। अब मान लो कोई कंडीशन हमें नहीं लगाना है तो लास्ट में एल्स आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो प्रिंट ग्रेड डी, ये देखो रन कर दिया, बताओ क्या एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। देखो मार्क्स की वैल्यू क्या थी, 90 इज ग्रेटर देन 94 मार्क्स की वैल्यू है, तो 94 इज ग्रेटर देन 90, तो आपका ये प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो ये देखो इफ एलिफ एल्स हमारे पास होता है जो मल्टीपल कंडीशन को हमारे पास चेक कर रहा होता है। तो ये हो गया। अब आओ समझते हैं नेक्स्ट हमारे पास पाइथन लूप, ठीक है।
चलो यहाँ पे एक प्रोग्राम हमें बनाना है जो 1 से लेकर के 100 तक नंबर को प्रिंट करे। एक चीज हम कर सकते हैं, 1 फिर 2 3 ऐसे 100 प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखो प्रिंट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लो हमें 1 लाख नंबर को प्रिंट करना है, तो क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, लूप हमारे पास है फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे हम बताएंगे 1 से हमें प्रिंट करना है कहाँ तक? 100 तक यहाँ पे हमें प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट आई। बताओ क्या प्रिंट होगा? क्या 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट होगा? नहीं, 1 से लेकर के बेसिकली आपका 99 तक प्रिंट होगा। देखना 1 से लेकर के यहाँ पे 99 तक प्रिंट हुआ। अगर 100 तक प्रिंट करना है तो 101 करना पड़ेगा, पहले ही बताया ये एक्सक्लूड होता है। अब 1 से लेकर के 100 तक एक सेकंड के अंदर यहाँ पे देखो प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर लूप होता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने इन ऑपरेटर का भी यहाँ पे देख लिया प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाइल लूप की। वाइल लूप से भी हम चीजें कर सकते हैं। वाइल देन कंडीशन आपको बताना है, ओके। वाइल देन कंडीशन बताना है, अगर आई की वैल्यू जब तक आपका 100 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक आप क्या करना? प्रिंट करते रहना, आई को प्रिंट करते रहना। अब यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा, आई की वैल्यू 1, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो देखो आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 100, 1 प्रिंट करेगा। फिर क्योंकि अभी भी 1 ही है, राइट, तो बार बार 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा और ये एक इनफाइनाइट लूप है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आई की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, राइट। आई की वैल्यू को इस तरीके से देखो अपडेट कर रहा हूँ, तो 1 से लेकर के 100 तक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब मान लो हमें यहाँ पे इवन नंबर को प्रिंट करना है। क्या करना है? इवन नंबर को प्रिंट करना है। तो एक बार आप चीजें समझ गए ना, फिर आप लॉजिक बहुत सारी चीजें कर पाओगे। अगर आई की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, 0 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? बेसिकली प्रिंट कर देंगे आई को, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आकर के आई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। चलो 10 तक पहले करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? 1 से लेकर के 10 तक जितने इवन नंबर होते हैं वो यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है ना, इसकी बॉडी समझ में नहीं आती। आपको यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, राइट। इंडेंटेशन आपको अच्छे से मेंटेन करना है, तभी आपका काम करेगा। तो 1 से लेकर के 10 के बीच में जितने भी देखो इवन नंबर है आ चुका है प्रिंट होकर के। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अब हम प्रोग्राम्स जो भी हमने सी लैंग्वेज में बनाया था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सब यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा वाइल लूप हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। okay. तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। क्या होता है बेसिकली फंक्शंस? ओके, इसे भी आओ देखते हैं। सी लैंग्वेज में भी हमने फंक्शंस को पढ़ा था, यहाँ पे भी हमें पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देखो फंक्शन क्या करता है बेसिकली, लिखा है फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। सिंपल, देखो हमें कोई भी जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना होता है, राइट, या जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये देखो, ये जो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अगर मान लो हमें कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ ऐसा प्रोग्राम अच्छा बनाना है, ठीक है, तो क्या ऐसा हम एक ही फाइल में ऐसे कोड लिखते जाएंगे, पूरा अच्छे ऐसे ही मतलब कोड लिखते जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। आई मीन टू से कि जो भी आपका कोड होता है उसको हम फंक्शंस में लिख रहे होते हैं। इससे इससे क्या फायदा होता है? इससे ये होता है कि चीजें आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, राइट। जैसे मान लो हमें 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का और सब्ट्रैक्शन का। क्या एक ही प्रोग्राम एक ही फाइल में ऐसे लिखते चले जाओगे? कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, राइट। बट चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, राइट। तो फंक्शन में जब आप बनाओगे तो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। अगर आपको सम करना है तो सम फंक्शन को कॉल कर लो, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल कर लो। फंक्शन वहाँ पे यूज़ होता है जब हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो वहाँ पे मॉड्यूल्स में, मीन्स फंक्शंस में ही चीज़ें की जा रही होती हैं, राइट। फिलहाल के लिए तो वही समझते हैं, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा होता है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर जो भी हमारा लॉजिक होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा और वो टास्क हमारा परफॉर्म करेगा,
ठीक है। तो एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लेते हैं हम बार बार हमें 2 नंबर को ऐड करना होता है, राइट। 2 नंबर हमें मान लेते हैं बार बार हमें ऐड करना होता है, तो क्या हम बार बार 2 नंबर को जब ऐड करना होगा तो हम डिजिट को जाके कोड में चेंज करेंगे, फिर बार बार बदलेंगे, फिर प्रिंट करेंगे? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ हमें सम जो कोड है, सम जो लॉजिक है, बार बार हमें यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम इसका एक फंक्शन बना लेंगे, सम नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। जब भी हमें ऐड करना होगा, सम करना होगा, इसी फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, हमारा प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही फंक्शन हमारा करता है। और सी लैंग्वेज जब हमने अभी पढ़ा था, राइट, तो डिटेल में वहाँ पे मैंने आपको फंक्शन का पूरा रियल लाइफ एग्जांपल सब कुछ दे करके बताया था। तो वही सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ना, अभी मैंने जो आपको बताया कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, राइट, जो भी आपका लॉजिक होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहला यही होता है कि हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन? देखो, बेसिकली हमारे पास डेफ कीवर्ड होता है, डेफ, DEF। बेसिकली इसी कीवर्ड का यूज करके हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। हम डेफ लिखते हैं। अब फंक्शन का नाम बताइए। फंक्शन का नाम सम हम बनाना चाहते हैं इस तरीके से, और ये देखो कॉलन, ये आपका एक फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। इसके अंदर यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे, जो कोड आपको एग्जीक्यूट करना है ड्यूरिंग द कॉलिंग ऑफ सम फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो डेफ फंक्शन का नाम और इस तरीके से, और स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट कर, जैसे एक हमारे पास फंक्शन है ग्रीट का, ग्रीट फंक्शन को कॉल करते ही ये हेलो प्रिंट कर देता है। तो डेफ क्या है? कीवर्ड है जिसका यूज करके हम किसी भी फंक्शन को बनाते हैं। ग्रीट फंक्शन का नाम हो गया। ये बेसिकली ये क्या है आपका, पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन का जो भी पैरामीटर है, जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या किया, डेफ सम। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 नंबर इनपुट करोगे ना, A and B, तो 5 and 10, फिर इसी का यूज करके अंदर स्टेटमेंट पे हम A+B कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर आ रहा होता है, ठीक है। वही किया गया कि यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स आता है, और इसका मतलब तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मतलब कि लूप बॉडी स्टार्ट हो मतलब कि वहाँ पे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये काम हो रहा है। ये आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इसे कॉल नहीं करोगे। तो इसे कॉल करना काफी इंपॉर्टेंट है। हम इस तरीके से इसे कॉल कर रहे होते हैं आगे, ठीक है। तो पहला हमने समझ लिया हम फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। सेकंड हमारे पास हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। कॉल करने का कुछ नहीं है, देखो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया, बस कोड में आपको इस तरीके से लिख देना है, कॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरा हमारे पास होता है, इसी फंक्शन में हम यहाँ पे पैरामीटर भी दे सकते हैं। सम वाला एग्जांपल अभी इसको कोड भी करके देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, डेफ ग्रीट फंक्शन हमारे पास है। अब यहाँ पे नेम भेजा गया, यहाँ पे नेम आएगा। अब हेलो और आपके नेम के साथ ये आपको ग्रीट करेगा। तो इस तरीके से हेलो और आपका नेम यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। एग्जांपल अभी यहाँ पे समझ में आएगा प्रोग्राम में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमने देखा था फंक्शन के बारे में। फंक्शन जरूरी नहीं है कोई कोड बस एग्जीक्यूट ही करे, फंक्शन आपको कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा होता है, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। जैसे हम नेक्स्ट सम फंक्शन बनाया, राइट, ये देखो ऐड फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर 2 वैल्यू आ रहा है। अब हम कर सकते हैं यहाँ पे यहीं पे प्रिंट कर दें, यहीं पे हमें A+B प्रिंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। बट मान लो जिसने फंक्शन बनाया है उसने कहा कि हमें वैल्यू ला के देना है, तो वहां पे हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज करना, A+B। अब जहां से भी इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा, ये जो वैल्यू है ना वहीं चली जाएगी। ये जो वैल्यू है रिटर्न करके आपका रिजल्ट में आ जाएगा, रिजल्ट को फिर प्रिंट कर देना, प्रिंट हो जाएगा। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट बात करें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली एक वैल्यू होती है जो ऑलरेडी पैरामीटर के पास हो रही होती है। जैसे 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 A and B यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास दिया हुआ है। अब जैसे मान लो यूजर है भाई, कुछ भी वहां पे कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे उसने 10 भेजा, सेकंड नंबर भेजा ही नहीं, और 2 नंबर को ऐड करने का हमने लॉजिक लिखा है, तो हमारा कोड क्रैश कर जाएगा, हमारा कोड में एरर आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर को ऐड करना है ना। यहाँ पे देखो 2 नंबर को ऐड किया जा रहा है, A की वैल्यू हमारे पास 10 है, सेकंड वैल्यू है ही नहीं, तो कोड कहाँ एग्जीक्यूट होगा, एरर आ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। इस वजह से हमारे पास डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम पहले से ही दे देते हैं। अगर यूजर एंटर ना करे कोई वैल्यू तो डिफॉल्ट चीजें ले लेना यहाँ पे, बट कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज देखो यहाँ पे हमारे पास वही किया गया। जैसे नेम
नेम की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है। अगर जो यूजर है अगर वो नेम पास नहीं करेगा, जैसे देखो यहाँ पे नेम पास नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ही हमारा ले लिया जाएगा, तो हेलो स्टूडेंट प्रिंट होकर के आ जाएगा। लेकिन अगर उसने नेम यहाँ पे पास कर दिया, जैसे यहाँ पे पास किया गया, तो ये स्टूडेंट नहीं लिया जाएगा, जो नेम उसने भेजा होगा वो उसके साथ ग्रीट किया जाएगा, तो हेलो आपका नेम। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, राइट। तो यहाँ पे भी हम बी की वैल्यू यहाँ पे डिफॉल्ट में 0 कर सकते हैं। अगर वो बी की वैल्यू भेजे तो ऐड कर देना, नहीं तो 0 के साथ ऐड कर देना, बट कोड एग्जीक्यूट हो, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास हो गई। अब आओ फंक्शन का ना प्रैक्टिकल करते हैं। तो यही था बेसिकली, राइट। आओ चलो यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं, इसका फंक्शन को समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ठीक है। तो पाइथन फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हमें क्रिएट करना है। चलो पहले ग्रीट करने का यहाँ पे समझते हैं। तो फंक्शन क्रिएट कैसे होगा, डेफ कीवर्ड से ग्रीट। ये देखो एक फंक्शन हमने बनाया, ये चीज आपको लगाना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए बॉडी को प्रिंट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको रन कर दूं, क्या गुड मॉर्निंग प्रिंट होकर के आएगा? कुछ नहीं प्रिंट होकर के आएगा। फंक्शन तो आपने क्रिएट कर करोगे तो क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि आपने कुछ यहाँ पे भेजा ही नहीं, राइट। तो यही है बेसिकली, राइट। यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं नेम भेज देता हूँ। अब गुड मॉर्निंग आपका नेम के साथ प्रिंट करेगा। आपने नोटिस किया एक चीज, अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं भेजता हूँ, ये पहले ही मैंने आपको बताया, तो आपका कोड क्रैश कर जाएगा, एरर आ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि एरर आए। अगर यूजर कुछ नहीं भेजता है पैरामीटर में, तो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट ले लेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं भेज रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, बट कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है, कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्रैश नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मान लो उसने अपना नेम भेज दिया यूजर ने, तो अब ये स्टूडेंट नहीं प्रिंट करेगा, आपका नेम प्रिंट करेगा। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली हमारा ग्रेड फंक्शन हो गया। और 2 नंबर को ऐड करने का यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया ऐड का, ठीक है। अब इसमें 2 नंबर हमारे पास इनपुट होगा, ए एंड बी, ठीक है। और इसे हम प्रिंट कर देंगे, सम इस तरीके से ए प्लस बी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। चलिए, ये एग्जीक्यूट आपका नहीं होगा, इसे आपको कॉल करना पड़ेगा 5,5। तो हमारे पास सम इज 10 प्रिंट होकर के देखो आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो हम वैल्यू ही ना भेजें, कोड क्रैश कर जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लो। ओके, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, राइट। एटलीस्ट कोड तो हमारा एग्जीक्यूट करेगा ना, सम 0 आ रहा है। लेकिन अगर यूजर ने वैल्यू भेजा, 5 6 भेजा है, 11 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। मान लो अब एक वैल्यू भेजता है, दूसरा नहीं भेजता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तब भी हमारा ये जो 5 है ना, ये हमारा ए में चला जाएगा, बी में हमारा 0 रहेगा, क्योंकि बी उसने भेजा नहीं है। तो 5 + 0 आपका 5 हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे नहीं कर सकते। आप सोचो कि 6 आपका ए में चला जाए, 5 आपका ये चला जाए। जो पहले आप लिखोगे, ये वैल्यू आपकी पहले पैरामीटर में स्टोर होगी, नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपका। देखो, अगर मैं प्रिंट करूँ, सम इज 11 प्रिंट हो रहा है। अगर मान लो हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें फंक्शन में प्रिंट नहीं करना है, हमें रिटर्न करना है, तो हम रिटर्न करेंगे ए प्लस बी को। अब रिटर्न करेंगे, रन कर देंगे, तो क्या यहाँ पे प्रिंट होगा? कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि फंक्शन अपना काम कर रहा है। फंक्शन ने ऐड किया, ऐड करने के बाद वैल्यू आपको, आंसर आपको भेज दिया है, आंसर आपको भेज दिया है जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा। अब इसको सिंपल आप इससे वैल्यू को निकाल लीजिए। रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यूज आ गई होगी, यहाँ से रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे डाल दिया। अब हम आओ यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करें, तो वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी 11, कोई डाउट नहीं है, राइट। तो ये देखो किस तरीके से फ्लो काम कर रहा है, और देखो कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। अब जैसे मान लो हमें सबट्रैक्शन का लॉजिक लिखना हुआ, तो अब एक अलग फंक्शन बना लेंगे, सबट्रैक्शन का अलग अलग कॉल कर लेंगे, तो कितना कोड हमारा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो यस, यही बेसिकली हमारे पास होता है फंक्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये हो गया बेसिकली आपका यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। ओके, एक बार मैं आपको चलो सिलेबस दिखा देता हूँ। मैंने देखो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ओके,
तो एक बार चलो मैं आपको फिर भी सिलेबस को दिखाता हूँ। ये रहा आपका सिलेबस, राइट। पाइथन इंट्रोडक्शन, देख रहे हो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं प्रोग्राम के साथ। अब आपको बस करना क्या है, बस इस कोड को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं, कोशिश करना है कि डेप्थ में आप चीज़ें सीखो। जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में दिया है मैंने, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस मैंने सारी चीज़ें कवर किया है। जस्ट आप प्रैक्टिस करो, कोड लिखो, सारा कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय द वे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक करना। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में।